द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज पूर्वावलोकन का राज व्यवस्था का सेक्शन लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करें और व्याख्या में न फंसे। इसलिए और 1 से 2 अध्याय को ही लेकर के चलेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे। तो लगभग आधे घंटे का एक वीडियो रहेगा ताकि आप एक बार में आधे घंटे से ज्यादा समय आपका न लें। तो राज व्यवस्था में अधिकतम क्वेश्चन तेजी से करने के लिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, और दूसरा कथन है कि लेमेस्टर द्वारा इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये अभी आपने देखा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, इसलिए कथन ए सही है, यानी कि केवल एक सही है। अगला मिलाने का है, कूट है। तो पहला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई, किस अधिनियम के द्वारा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के ही अधिनियम से और भी काम किया गया था, जिस शिक्षा में 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान जो किया गया था वो उसी के तहत था। अगला है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के अधिनियम में। मैकाले जो पहले नियुक्त हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, तो ये याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो ये तीनों सही हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और प्राच्यविद आंग्लविद विवाद। इसकी व्याख्या को देख लीजिए, इसमें ये सब नई चीजें हैं। जैसे कि 1813 के अधिनियम में तो ये सारी चीजें थी, पैसे खर्च करने और ये तो सभी जगह हैं, लेकिन ये 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने की थी। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ये आपको पुस्तकों में जल्दी नहीं मिलता। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को मैकाले के प्रस्ताव की स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व कर रहे थे। अगला देखें कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, और 1833 में कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य का जो एकाधिकार था वो सब समाप्त कर दिया गया, और ये बोल दिया गया था कि जब तक क्राउन उससे सत्ता ले न ले तब तक वो राजनीतिक कार्य देखते रहेंगे। यही उस अधिनियम में कहा गया था। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कथनों पर विचार करिए। इसमें देख लें, सीधे आंसर देखना है कि इसने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये आपने ऊपर देखा ही है। और दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ कर दिया, यानी कि ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया। और भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में तब आएगा जब भारत राज्य सचिव की नियुक्ति होगी 1858 के अधिनियम के द्वारा। यहां देखें, ब्रिटिश संसद का कंट्रोल होगा। फिर आगे देखें कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो यह है 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो यह है 1892 का 92 का भारत परिषद अधिनियम। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये है मार्ले मिंटो सुधार, मुसलमानों का पृथक निर्वाचक मंडल जो दिया गया था वही था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ये 1935 वाला अधिनियम है। उसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको आगे चल के सुप्रीम कोर्ट, आज वाला जो सुप्रीम कोर्ट है, उसी संघीय न्यायालय को बाद में नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया है। भारत में संघीय न्यायालय किस वर्ष गठित हुआ? तो 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये केंद्र में द्वैध शासन पूछा जा रहा है तो ये 1935 है। अगर प्रांत में पूछा जाए तो 1919 के अधिनियम में लागू किया गया था, जिसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दो भाग में बांट दिए गए थे। एक द्वैध शासन 1773 के अधिनियम में था, जो बंगाल की जो दीवानी का अधिकार था, बंगाल बिहार उड़ीसा का, वो कंपनी के पास थे और नवाब के पास प्रशासन का अधिकार था। तो वो द्वैध शासन एक अलग था, जिसको समाप्त किया गया था 1773 के अधिनियम से। और फिर आगे 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन लागू किया गया, तो प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया, सब्जेक्ट को बांट दिया गया, क्योंकि 1919 के अधिनियम में ही द्विसदनीय विधायिका बन गई थी और उसी में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, जिसमें प्रांतों को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इसीलिए सब्जेक्ट बांट दिया गया कि कंपनी जो है, जो गवर्नर होगा वहां का, प्रांत का, वो आरक्षित विषय अपने लोगों से करवाएगा और हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं 1919 के अधिनियम में कर दी गई थी। और 1935 के अधिनियम में सीधे सीधे प्रांत में द्वैध शासन समाप्त, यानी कि सारे विषय भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और 1935 वाले अधिनियम में सीधे सीधे केंद्र में वो सारी व्यवस्थाएं द्वैध शासन लागू कर दी गई, यानी कि आरक्षित विषय गवर्नर जनरल देखता था केंद्र में, और हस्तांतरित विषय भारतीय देखते थे। गवर्नर जनरल की जिसको चाहे उसको आरक्षित विषय दे सकता था। आगे देखें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? ये आप देख चुके हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें देखें तो केवल 1 और 3 है कि प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ये था मुसलमानों का पृथक निर्वाचक मंडल, जान ही रहे हैं, 1909 के अधिनियम में था, मार्ले मिंटो सुधार। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता 1919, यानी कि कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया था, वही सवाल पूछा जा रहा है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? तो यह है 1919 के अधिनियम में, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, और कार्यकाल उसका 5 वर्ष था और 60 सदस्य होते थे, जिसमें 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। और दूसरा निचला सदन केंद्रीय विधानसभा था, जिसकी अवधि थी 3 वर्ष की, और इसके टोटल सदस्य थे 140, जिसमें से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। इनमें अधिकतम 26 सरकारी होते थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी, इसमें उलझना नहीं है, ये सब आगे आप नोट्स में पढ़िएगा, नहीं तो ये समाप्त नहीं होगा। आगे देखें कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये 1919 का अधिनियम। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है। इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उस समय 1919 के अधिनियम में। आगे देखें कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। और दूसरा कथन है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। निम्नलिखित कूट में सही उत्तर का चयन करिए। तो ये ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। इसको देख लें कि भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ, यानी लंदन में 1854 में हुआ था। 1855 में से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी और भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद भारत में एग्जाम नहीं होते थे। 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में आईसीएस परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में
कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। यानी कि शुरुआत में कम थे लेकिन बाद में काफी ज्यादा हो गए। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से निर्वाचन, केंद्रीय विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? तो ये है ए और सी दोनों, यानी कि ए में है 1935 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। ये गलत बोल रहे हैं, इसकी व्याख्या देख लें। 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ये क्वेश्चन काफी उलझा हुआ है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस न करें। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1945 में। विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935 का अधिनियम, यानी कि संविधान ही सर्वेसर्वा रहेगा, निरंकुशता संविधान की रहेगी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजनाओं पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में नहीं थी। क्या नहीं थी? अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। इस ढंग की व्यवस्था नहीं थी, ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, ये था। आगे देखें, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया किस अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, ये देख चुके हैं। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ अवयव नहीं है। यानी कि संविधान कहां से आया था? वहीं से एक अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया है, इसलिए इन तीनों विकल्प में 1935 सही है। आगे देखें, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी कि 1935 की अधिकतम चीजें भारतीय संविधान में ले ली गई हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो यह है 1935 का अधिनियम, जिसके तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब देखें संविधान सभा के बारे में सवाल। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1934 में। 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। यह स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसका ऑप्शन है एम.एन. रॉय। 1934 में ही भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942, ये डेट याद रखना है। क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946, 46। आगे देखें, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य
संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि नियुक्त करके भेजने थे, यानी कि निर्वाचन उनका होना था। आगे देखें, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये विलियम वुड नहीं थे, बाकी स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर ये लोग थे। संविधान सभा का गठन किया गया किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। 1946 में निर्मित यानी 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ये हैं एस राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे और जगजीवन राम थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं शामिल हुए थे उस टाइम। अगला सवाल है कि कथन ए कह रहा है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए, और कारण कह रहा है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से कथन सही है लेकिन कारण गलत है। आगे देखें अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? नंबर 1, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा, उसने अपने समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसमें 3 और 4 मात्र सही है कि यह बहुदलीय निकाय थी और उसने अपने समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये सही है। बाकी कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी नहीं था, यानी कि प्रांतों से जो संविधान सभा के मेंबर चुन के जाने थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने थे, क्योंकि प्रांतीय जो विधानसभाएं थी वो उसके लिए निर्वाचक निकाय के रूप में काम कर रही थी, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। और वयस्क मताधिकार तो बहुत बाद की चीज है, आजादी के बाद दिया गया है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है, और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, आंग्ल भारतीय और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। और सी कह रहा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया, ये गलत है। डी है कि इस चुनाव प्रक्रिया में 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, यह भी सही है। यही आधार हुआ करते थे पहले, आजादी से पहले जो वोटिंग के अधिकार दिए गए थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन है कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ये गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ये सही है, अभी बताए थे। और बाकी एक ही सही है, तो बाकी पे नहीं जाना। अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, यही सही है, बाकी गलत है। गलत वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आपको पता है। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे अगला है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ये फ्रैंक एंथोनी, ये नया सवाल है, आपको याद रखना है। फ्रैंक एंथोनी, एमपीपीसीएस का सवाल है। इन्हें 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था।
हरीशचंद्र मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। अस्थायी उपाध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे फ्रैंक एंथोनी, और स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद और स्थायी उपाध्यक्ष बने थे हरीशचंद्र मुखर्जी। आगे देखें कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई कब? 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बैठक हुई थी। प्रथम बैठक, डेट याद रखिएगा, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? यह है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप बन गया। तो ये आपको याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं। संविधान सभा में वही रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ये तीनों सही हैं। और चौथा है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये गलत है, क्योंकि मुखिया जी अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ये टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इनमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 11वें अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए निकटतम आंसर जो है 12 है, लेकिन हुआ 11 ही था। 11 अधिवेशन हुए थे। ये भी दोनों तरीके से याद रखना है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताएं? तो ये 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। अगला है कि कूट मिलाना है। इसमें आप मिला हुआ ही देख लें। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हरीशचंद्र मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी और राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व बी.टी. कृष्णामाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये हैं बी.एन. राव। इसको याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इस टाइप के सवाल जो हैं ये रेयर हैं और ये आलतू फालतू सवाल में आते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। ये आपके नोट्स में भी हमने लिखाया है। ये डेट, तीनों वाचन का अलग अलग डेट मैंने लिखाया हुआ है, नोट्स में ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949। अगला है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को, यही रिपीटेड है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए यह गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था। उसी डेट को 1930 में 26 जनवरी को उसी दिन झंडा फहराया गया था पहली बार, और यही अधिवेशन है 26 जनवरी। आगे चलें।
संविधान भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। ये सब डेट आपको याद रखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? ये बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था पहली बार। आगे देखें कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब है? तो ये 1891 में जन्म है महू मध्य प्रदेश में, और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि संविधान लागू होने के 6 वर्ष बाद ही 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर भी आपको याद रहेगा, बाबरी मस्जिद के विध्वंस का डेट था। तो ये 6 दिसंबर को 1956 में, 6 साल बाद आजाद संविधान लागू होने के, यानी कि 1950 के बाद 6 साल, इस तरीके से याद रखिए, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। और महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है 1891 में। अगला सवाल है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और दूसरा कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये दोनों सही हैं। अगला सवाल है कि कथन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये दोनों सत्य हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। गृहीत करने का मतलब कहीं से लिया गया, यानी कि कई देशों से कई सारी चीजें सीख करके ली गई हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का वर्ष 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये महात्मा गांधी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं? भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 को अपनाते समय अपना वक्तव्य दिया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन का कथन, ये काफी फेमस कथन है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? यह है 15। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर संविधान सभा की समितियों पे कल के वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।